अब अपन लोग बात करेंगे, हमने अभी तक ग्रंथियां पढ़ी है जिसके अंदर हमने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, उसके बाद हमने थाइमस ग्रंथि, उसके बाद किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो थी उसका नाम क्या था, अग्नाशय। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जनन ग्रंथियां, क्या पढ़ेंगे, जनन ग्रंथियां। हमारे सबके शरीर के अंदर अभी तक मैंने ना तो कभी पुरुष का नाम लिया ना महिला का नाम लिया, ग्रंथियां हमने सब पढ़ी ली है। यदि हम लोग बात करें पुरुष और महिलाओं के अंदर, तो पुरुषों के 2 हाथ होते हैं, महिलाओं के कितने हाथ होते हैं, 2 ही हाथ होते हैं। पुरुषों के 2 आंखें होती है, महिलाओं के भी 2 ही आंखें हैं। फर्क क्या है, केवल द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, यानी उनके अंदर जननांग अलग है, पुरुषों के अंदर अलग है, महिलाओं के अंदर अलग है, बाकी सब कुछ चीजें क्या है बेटा, समान। यानी जननांगों के आधार पर दोनों अलग अलग है, बाकी सब कुछ चीजें समान है। इसका मतलब दोनों के अंदर जो जनन ग्रंथियां होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जनन ग्रंथियों के अंदर हम बात करें, नर जनन ग्रंथियां पहला, और दूसरा कौन सी है, मादा जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियां कितने प्रकार की बेटा जी, 2 प्रकार की, नर जनन ग्रंथियां और मादा जनन ग्रंथियां। यदि हम लोग बात करें मनुष्य के अंदर, तो एक तो होता है आपका नर और एक क्या होता है, मादा। आपसे वो पूछ लेगा बेटा जी, वो आपसे पूछ लेगा कि मुझे ये बताइए, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र कितने हैं, आर्मी में पूछा हुआ सवाल है, 46। 46 का मतलब कितनी जोड़ी, भैया जोड़ी में कितने लोग होते हैं, जोड़ी में लोग कितने होते हैं, 2। अरे भाई जोड़ियों के चक्रों में लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, तो जोड़ी में कितने लोग होते हैं, 2। तो यहां पर कितनी जोड़ी हो गई, 23 जोड़ी। यदि हम लोग बात करें पुरुष और महिला के अंदर, तो पुरुष के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, यानी पुरुष के अंदर 44 प्लस एक्स वाई, यानी लड़का होगा तो एक्स के साथ में क्या होगा, वाई। यानी ये 44 गुणसूत्र तो पुरुष और महिलाओं में समान है, परंतु ये एक्स वाई और एक्स एक्स का लफड़ा अलग अलग है। और महिला की बात की जाएगी, 44 प्लस एक्स एक्स। यहां तक समझ में आ गया मामला। तो पुरुष और महिला के अंदर फर्क क्या है, नर का मतलब कितने गुणसूत्र है, 46। कितने गुणसूत्र है रे भैया, 46 गुणसूत्र। यानी कितनी जोड़ी हो गई, 23 जोड़ी। तो यहां पर होगा 44 प्लस एक्स वाई, यहां पर कितने होंगे, 46 गुणसूत्र। चवालीस प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स। यदि हम लोग बात करें यहां पर, तो गुणसूत्र जो है, देखिए किसी भी सजीव के निर्माण के लिए पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु आवश्यक है। यानी नर और मादा मिलकर एक नए सजीव का निर्माण करेंगे। यानी पुरुष का शुक्राणु उनके शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहाँ पर मादा का अंडाणु आएगा, पुरुष का शुक्राणु आएगा, दोनों जुड़ेंगे, एक नया युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि मादा के गर्भाशय यानी गर्भाशय में प्लेसेंटा से जाकर चिपक जाएगा। नियत अवधि के बाद चिंटू या पिंकी का क्या होगा, जन्म होगा। यानी किसी भी बच्चे के जन्म के लिए पुरुष और मादा का होना आवश्यक है। तो यहाँ से भी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे बेटा जी, आधे हो जाएंगे। पुरुष के क्या आएंगे, शुक्राणु, क्या आएंगे भैया, महिला के क्या आएंगे बेटा जी, अंडाणु। तो यहाँ से यहाँ से आएगा 22 प्लस, या तो आएगा x या क्या आएगा 22 प्लस y। अरे भाई आधे हो गए ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर से भी तो आधे होंगे बेटा, इधर से आधा हो गया 22 प्लस, दूसरा कॉम्बिनेशन भी क्या है
22 प्लस एक्स, तो एक ही बार लिख लेते हैं। यानी यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई, आधी हुई। तो यहाँ पर विभाजन कौन सा हुआ, अर्धसूत्री कोशिका, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, आधा हो गया। तो यहाँ से 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स बन गया, क्या बन गया, 44 प्लस एक्स एक्स। यानी किसका जन्म होगा, लड़की जन्मेगी। यदि ये वाई वाला जुड़ जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी चिंटिए का जन्म होगा। पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया में अवतारी होगा कि नहीं होगा। यानी किसी भी बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए चिंटिया के पप्पा दोषी है, चिंटिया की मम्मा, पप्पा के अंदर से एक्स आएगा तो लड़की हो जाएगी और वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, संतान के लिंग के निर्धारण में पिता के गुणसूत्र उत्तरदायी है। पिता के गुणसूत्र बेटा जी क्या है, याद रख लोगे चिंटियों पिंटियों, कोई दिक्कत है बताओ याद है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चले आगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, सुनो, इनमें भी दो प्रकार के गुणसूत्र है ना, 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स वाई। यानी लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से है, या तो एक्स एक्स या एक्स वाई। तो यहां पर ध्यान रख लेंगे, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, काई गुणसूत्र कितने हैं जो काया का निर्माण करते हैं। काई गुणसूत्र कितने बेटा, 44। कितने हैं, कितनी जोड़ी। और आपसे पूछ लेगा लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं, 2। या तो एक्स एक्स होगा या क्या होगा, एक्स। लैंगिक लिंग का निर्धारण करेंगे और ये काया का निर्माण करेंगे। इन्हें बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, और इनको बोलते हैं ओटोसोम। गोटो नहीं है बेटा, ओटो। और ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, ये भी सवाल आ सकता है कि इंग्लिश में भी लिख देगा क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। चलें आगे बेटा जी। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। 46 मतलब कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी, जिसमें पुरुष के अंदर क्या होगा भैया, महिला के अंदर, याद रख लोगे। अब देखो, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे नर जनन ग्रंथियां। और नर जनन ग्रंथियों में एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है वृषण। कौन सा षण है, टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस। सबसे पहला सवाल आता है, वृषण शरीर के अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं, शरीर से बाहर। वृषण शरीर से बाहर अंडाकार आकार में एक थैलीनुमा आवरण, किसके अंदर, थैलीनुमा आवरण स्क्रोटल शैक में बंद होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है बेटा, 2। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2। ये जन्म से पहले चिंटिया के पेट के अंदर रहेंगे, जन्म होने के बाद बच्चे के शरीर से ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सवाल आता है वृषण के शरीर से बाहर होने का कारण, वृषण के शरीर से बाहर होने का कारण। आर्ट्स वाला छोरा पूछते हैं तो वो कहता है, ऑप्शन देते हैं कि किसके कारण बाहर रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरा शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता के कारण, शरीर में जगह नहीं होने के कारण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, याद रख लेना क्या उत्तर होगा, शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है।
इसीलिए ये शरीर से बाहर रहते हैं। इनका तापमान, इसका तापमान शरीर की तुलना में 2 से 3 डिग्री, कितना डिग्री? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम। तो मानव शरीर का ताप कितना है? लो, शरीर का ताप है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रख लोगे? तो ये आपके हो गए सामान्य जानकारी। शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ पर होगा बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होगा? वृषण के अंदर ही होगा। सवाल आ सकता है कि नर का प्राथमिक जननांग कौन सा है? नर का प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जनन ग्रंथि कौन है? वृषण। कौन है बेटा? और वृषण शरीर से बाहर रहते हैं क्योंकि शुक्राणु बनाने हैं। 12-13 साल की उम्र में शुक्राणु बनना शुरू होंगे, उससे पहले शुक्राणु बनना शुरू नहीं होंगे। तो शुक्राणु जब बनेगा तो शुक्राणु जो है जीवन में ताउम्र बनते रहते हैं और शुक्राणुओं के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के पिता बनने की संभावनाएं पैदा होती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर यदि शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो वो अपने पिता बनने की संभावनाएं खो देगा। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सवाल आता है कि शुक्राणु को पोषित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणुओं को पोषित करने वाली कोशिका, पोषित करने वाली कोशिकाएं पोषित करने वाली कोशिकाओं का नाम है कौन सी टोली? सर्टोली। कौन सी टोली है बेटा? सर्टोली। ए टोली बात मत कर, बोर्ड पे देख, सर्टोली। कौन सी टोली है? टेक्ट्रन टोली नाम सुना होगा आप लोगों ने। बातें मत करो, कुछ नहीं रखा है बातों में, है ना? खुरपी आ जाएगी हाथों में, ध्यान रख लेना, पहले कह देता हूँ। तो हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? पुरुष के शरीर के अंदर यहाँ पर आक्रामकता का कारण बनता है। सबसे पहला काम तो क्या करेगा? सबसे पहला सवाल आता है, ये लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है। कौन सी कोशिकाओं से? कोशिकाओं का नाम क्या है? फिर काम क्या करता है? ये पुरुषों में आक्रामक स्वभाव का कारण, बात बात पे गुस्सा आने का कारण कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। एरा बड़ी बातें मत करो यार। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बीच में 2 बातें भूल गया तो परीक्षा के अंदर पिपाड़ी बच जाएगी। मैं बता रहा हूँ, हाथ में कुछ लिए हुए मेरे आका लिए हमारा हाथ में, भोपो हूं मैं, कहीं लिखा हुआ दिख रहा आपको मेरे पास? केवल मैं बोल रहा हूं ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, बीच में 2 लाइनें मैंने छोड़ दी और वही परीक्षा में सवाल आ गया कि बेल और सांड में फर्क क्या है? अरे सुनो राबोडी, जो सांड है ना वो जो है उसके पास वृषण कोष है और बेल के पास वृषण कोष नहीं है। उसके वृषण कोष के काटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सवाल है। उसको बोलते हैं क्रेस्टेशन। क्या बोलते हैं? और वो इसीलिए काटा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर शुक्राणु बने ही नहीं, ये टेस्टोस्टेरोन बने ही नहीं। और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो बेल अपना मुंह नीचे करके चुपचाप चलता रहेगा, है ना? नहीं तो सांड को यदि रोटी नहीं दो उछाल के बाहर फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता?
प्रबेल शांत होता है क्योंकि उसके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है? पुरुषों के आक्रामक स्वभाव का कारण है। दूसरा, यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करेगा बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन। तीसरा काम, यह विपरीत लिंग के प्रति विपरीत लिंग के प्रति क्या पैदा करेगा बेटा? आकर्षण। जन्म मरण की कस्में खिलवाने वाला, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। यदि ये नहीं रहे तो जिंदगी की आधी समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाए, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। सबके अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलता है, कोई अनोखी बात नहीं है। बट अपने हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करके अपने लक्ष्य की तरफ जो चलेगा उसके गले के अंदर माला होगी, और बाकी जो नहीं इसके तरफ चलेंगे वो हाथों में माला लेकर किसी को पहनाने के लिए वहाँ पर उतावले रहेंगे। तो मामला यही है कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि टेस्टोस्टेरोन निकलता कौन सी कोशिकाओं से है? लीडिंग सेल से। दूसरा सवाल आता है पुरुषों की आक्रामक स्वभाव का कारण कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। फिर तीसरा सवाल आता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन। कई लोग ये जिम जाते हैं पैसे देके मजदूरी करने के लिए, जाते हैं ना, वहाँ मजदूरी करते हुए बॉडी नहीं बनती है तो जिम ट्रेनर को बोलते हैं, जिम ट्रेनर मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं अब क्या करूँ, मर जाऊँ? कहना प्रोटीन शेक पी। प्रोटीन शेक से भी बॉडी नहीं बन रही है तो वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आने वाले समय में स्टेरॉइड शरीर को बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव भी डालेंगे। बट सवाल आ सकता है बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से हार्मोन के कैप्सूल लिए जा सकते हैं या कौन से हार्मोन के इंजेक्शन लिए जाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि खराब चीज़ है, ये ध्यान रख लेना। लिखूंगा समझ में याद रह जाएगा? याद रख लोगे? इसके अलावा है ना, मैंने क्या बोला था वो एक, बेल के वृषण कोष को नष्ट करना, अरे भाई पहले खेती होती थी किससे होती थी? बैलों से ही होती थी ना। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो अपन ने अभी तक कितने हार्मोन पढ़े हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों के आक्रामक स्वभाव का कारण है, और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन। क्यों? हाँ तो थोड़ी देर बाद चले जाना, ये भी प्रोग्राम है। मैं भी नागिन डांस करने लग जाऊँ, आप बोलो तो, और क्या करें। जाओ, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? तो यह हार्मोन हाँ, अरे हाँ, यह पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित कौन करता है बेटा? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा? शुक्राणु बनाएगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा चिंटी? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करना, है ना, आक्रामक स्वभाव पैदा करना, ये सब कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। कौन करेगा? निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में निकलता है? ये ऑप्शन आ जाएंगे। फिर जिसको पता हो तो कर देगा, नहीं तो आधे छोरे करके आएंगे। पुरुषों में एस्ट्रोजन निकलता है। पोस्टिंग लूंगा बॉर्डर पे, पोस्टिंग मिलेगी खेत में पावड़ी के साथ, ध्यान रख लेना। एस्ट्रोजन महिलाओं में, पुरुषों में नहीं है, याद रख लोगे। अब हम लोग बात करते हैं मादा जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बेटा? और मादा जनन ग्रंथियों में एक ही ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मादा जनन ग्रंथियों में एक ही ग्रंथि है,
उसका नाम है अंडाशय। यह मादा की प्राथमिक जनन ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर में संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। पेट के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। पेट के अंदर रहेंगे। 12-13 साल की उम्र के बाद उनके अंडाशय में क्या बनना शुरू होगा? अंडाणु बनना शुरू होगा। उससे पहले अंडाशय में अंडाणु नहीं बनेंगे। अंडाणु बनेंगे, अंडाणु बनने के बाद उनकी फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु नहीं मिलने के कारण शरीर से बाहर आएगा, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ होंगे और उस घटना को मेनार्की कहा जाता है। पहला सवाल आता है, महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रारंभ होना क्या कहलाएगा? मेनार्की। 13-14 साल की उम्र में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है खान पान में बहुत सारा बदलाव आ रहा है, तो लगातार बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ों का इस्तेमाल करने के कारण जो मैच्योरिटी है वो जल्दी आ रही है। आप लोग देखोगे 14-15 साल के छोरे के दाढ़ी वाड़ी भयंकर आने लग गई आजकल। तो उसका मुख्य कारण क्या है? खान पान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है कि अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। महिलाओं के पेट वाला भाग, जो कमर के नीचे वाला भाग है, उसके अंदर अंडाशय होते हैं, संख्या के अंदर 2 होते हैं, जहाँ पर अंडाणु बनना शुरू होते हैं 13-14 साल की उम्र के अंदर। और जब अंडाशय में अंडाणु बनेंगे, उन्हें शुक्राणु नहीं मिलने पर शरीर से बाहर आएंगे और बाहर आने पर उनके शरीर से ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होगा। फिर ये अंडाणु हर महीने बनता रहेगा, हर महीने बनता रहेगा। उनको शुक्राणु नहीं मिलेंगे, शरीर से बाहर आएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहेगा। पर कभी ऐसा हुआ यदि उनको शुक्राणु मिल गया सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी मान लीजिए उन दोनों के मध्य पुरुष और महिलाओं का आपस में संसर्ग हुआ, तो वहाँ शुक्राणु मिल गए, तो महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा जाकर गर्भाशय में प्लेसेंटा से चिपक गया। नियत अवधि के बाद क्या पैदा होगा? बच्चा पैदा होगा। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस नहीं चलेंगे। पैदा होने के 3-4 महीने बाद वापस वो प्रक्रम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि संख्या कितनी है? 2। महिलाओं के अंदर अंडाणु बनने की संख्या, जो प्रारंभ की एज है 13-14 साल है, खत्म होने की एज क्या है? तो ध्यान रख लेना 45 से 50 वर्ष। उसके बाद उनके शरीर में अंडाणु बनना क्या हो जाएंगे? बंद। परंतु यहाँ पर पुरुषों के अंदर शुक्राणु ताउम्र बनते हैं, पर माँ के अंदर, महिला के अंदर जो अंडाणु बनने की उम्र काल है वो 45 से 50 वर्ष है। तो यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिएगा, संख्या में 2 होते हैं। 13-14 वर्ष की आयु में अंडाणु बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है तथा इसके तत्पश्चात ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होते हैं, जिसे मेनार्की कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया? मेनार्की यानी रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? और हर महीने ये अंडाशय में अंडाणु बनते रहेंगे। और ध्यान रख लीजिएगा 45 से 50 वर्ष की आयु में अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्या कहेंगे बेटा जी? रजो निवृत्ति। क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति। अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होना क्या कहलाएगा? रजो दर्शन। खत्म होने की क्रिया को क्या कहेंगे? रजो निवृत्ति यानी मेनोपोज। क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या होना? पोज होना मेनोपोज। शुरू होना मेनार्की। शुरू होने की क्रिया को क्या कहेंगे? मेनार्की। खत्म होने की क्रिया को क्या कहेंगे?
मेनोपोज, याद रख लोगे बेटा जी। चलिए 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर अंडाशय में अंडाणु बनना बंद हो जाएगा, ये सब मामला आपको याद रखना है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक महिला अपने जीवन काल में अपने लगभग 400 अंडाणु बनाती है। कितने अंडाणु बनाती है? अब इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है बेटा? यह हार्मोन काम क्या करेगा? यह हार्मोन महिलाओं के अंदर सबसे पहला तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा, यानी उम्र बढ़ने के साथ स्तन ग्रंथियों का आदि का विकास होना, आवाज का पतली होना, किसके कारण हो रहा है? एस्ट्रोजन के कारण। यह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मैं लास्ट में आपको 5-7 सवाल भी बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है महिलाओं के अंदर। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब है आवाज का पतली होना, शरीर का थोड़ा कोमल होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ये सभी किसके अंदर आएंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में। जैसे पुरुष के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। लड़के और लड़कियों के अंदर बेसिक डिफरेंस वही तो है। बाद में शुरुआत में सब एक जैसे ही लगते हैं ना, धीरे धीरे डिफरेंसेस आते हैं, दूरियां बढ़ने लग जाती है। इसका मुख्य कारण ये हार्मोनल चेंजेस ही है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा, यह हार्मोन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता है। यानी उधर से टेस्टोस्टेरोन ने मैसेज किया, हाय हाय हाउ आर यू, इधर से मैसेज आया आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। ये कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है? एस्ट्रोजन। फॉलो बैक की रिक्वेस्ट किसके कारण जा रही है? एस्ट्रोजन। जन्म मरण की कस्में खिलवाने वाला, हाथों की नसें कटवाने वाला, दुनिया को बर्बाद करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन। उधर कौन था? टेस्टोस्टेरोन। यही है ना, जन्म मरण की कस्में खिलवाने वाला हार्मोन। ध्यान रख लोगे? ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने के साथ साथ विपरीत लिंग के प्रति क्या पैदा करेगा? ए चिंटी, क्या पैदा करेगा? तो कौन सा हार्मोन हो गया? दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अब मुझे बताओ, प्रेग्नेंट होते हैं ना, प्रेग्नेंट का मतलब समझते हो? कोई भी महिला के क्या होना है? बच्चा होना है। प्रेग्नेंट पुरुष होता है, महिला होती है? तो प्रेग्नेंट के लिए हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो किस में निकलेगा? पुरुषों में, महिलाओं? प्रेग्नेंट करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? ये गर्भ धारण में सहायक हार्मोन है। गर्भ धारण में सहायक हार्मोन है, याद रख लोगे? तो गर्भ धारण करवाने वाला हार्मोन कौन सा बेटा जी? प्रोजू। कौन सा? प्रोजू। याद रख लोगे? प्रोजेस्टेरोन। याद रख लोगे? और रख लोगे क्या? अब तीसरा चीज आती है, इसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन। कौन सी सीन है बेटा? यह हार्मोन महिलाओं में यह हार्मोन क्या काम करेगा? महिलाओं में प्रसव पीड़ा के दौरान शरीर के लिगामेंट को ढीला करने के साथ, ढीला या कोमल कह सकते हैं, करने के साथ कमर के आसपास संकुचन शिथिलन बढ़ा देता है। कमर के आसपास क्या करेगा? संकुचन शिथिलन बढ़ा देगा।
आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी महिला बच्चा पैदा करने से पहले इतना दर्द सहन करती है, कहा जाता है यदि इतना दर्द पुरुष के हो तो उसकी फोटो पे माला लग जाए, लोग जागरण करा दे। तो पुरुष के अंदर ऐसा क्या कारण है कि उसकी दर्द सहन नहीं कर पाता, महिला क्यों कर पाती है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा? रिलैक्सिन, जो बॉडी को क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में आराम से हो पाएगा। तो अपन लोगों ने पुरुषों के अंदर कितने हार्मोन देखे? 2, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। शुक्राणु निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा था? एंड्रोजन, है ना। मांसपेशियों की मजबूती के लिए किस हार्मोन के टेबलेट लिए जाते हैं? तो कौन सा हार्मोन के लिए जाते हैं? मैंने अभी बताया था आपको। तो गलत भी है लेना, पर उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा सवाल आ सकता है कि भाई कई महिलाएं जो है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन? आर्मी में आया सवाल है। तो उसके अंदर हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सी ट्रोजन है? हार्मोन का नाम क्या बेटा जी? तीसरा सवाल आता है गर्भ धारण करवाने में सहायक हार्मोन कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? प्रेगनेंसी को होल्ड करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रेगनेंसी के लिए टैबलेट आती है, उनके अंदर कौन सा हार्मोन होगा? गर्भ धारण वाली दवाइयों में हार्मोन कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्टेरोन। कोई महिला को लंबे समय से प्रेगनेंसी होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर उसको कौन से टैबलेट की सलाह देगा? प्रोजेस्टेरोन। अपन को नहीं दे सकते, डॉक्टर ही बताएगा। यूं नहीं अपन ने थोड़ी जीके पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, पंचायत ही कर रहे हैं फुकट की, नहीं, ध्यान रख लेना। अगला सवाल आता है बेटा इसके अंदर एक और कि ब्यूटी हार्मोन किसको कहा गया है? कि ब्यूटी हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन, कि मैं इतनी सुंदर हूं, अब मैं क्या करूं, है ना। तो सुंदर जो है, सुंदरता वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है बेटा? ये भी याद रख लेना। अब यूं नहीं कि सुंदरता वालों के तो बाहर ही निकलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, स्किन को अच्छा रखता है ना। ब्यूटी बोन किसको कहा गया? ब्यूटी हड्डी, सुंदरता की हड्डी किसको कहा गया था? अरे जहां कॉलर टिकी है, कॉलर बोन। कॉलर का सही नाम क्या है? क्लेविकल। याद आ रहा है कुछ? पूछ लेगा। ब्यूटी विटामिन, जो विटामिन जो ब्यूटीफुल लोगों में ज्यादा होता है, नहीं। ब्यूटी विटामिन का मतलब है जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन की क्रीम्स, उन सब में कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। कौन सा बेटा? याद रख लोगे। इसी के साथ ये आपका ग्रंथियां वाला मामला क्या होता है? कंप्लीट होता है। और फिर हम आगे चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले एक बार आप लिखना प्रारंभ करें कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो शुरू कीजिए।